हम आगे बढ़ते हैं। कल हमारे द्वारा नदी किस प्रकार से अपरदन और निक्षेपण की क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न आकृतियाँ और विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, इसका आपके द्वारा अध्ययन किया गया था। आज हमारे द्वारा समुद्री तरंग के कार्य या समुद्री तरंगें किस प्रकार से अपरदन और निक्षेपण का कार्य करते हैं, जिससे स्थल पर और जल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 16 से समुद्री तरंग के कार्य। बच्चों, यहाँ पर आपके थोड़ा सा डिटेल के अंदर साथ में एक चित्र भी दिया हुआ है, उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। समुद्री तरंग, समुद्र के अंदर उठने वाली लहरों को समुद्री तरंगों के नाम से जाना जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। ये जो समुद्री तरंगें होती हैं बच्चों, ये किनारों पर अपरदन और निक्षेपण की सहायता से कई तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। लहरें आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर, क्योंकि हम तो राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, हमारे द्वारा इस तरह के कार्य नहीं देखे जा सकते हैं। या तो हमें समुद्र तट पर जाना पड़ेगा और इस तरह से लहरों को अनुभव करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों ने पिक्चर्स में और इधर सीरियल्स वगैरह में समुद्र को देखा होगा कि उसमें लहरें लगातार चलती रहती हैं, तरंगें लगातार चलती रहती हैं और ये तरंगें लगातार किनारों पर टकराती रहती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें, समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित होने लगती हैं। एक जगह पर पत्थर पर लगातार आप पानी गिरते रहें या हवा पड़ती रहे या सूरज की रोशनी पड़ती रहे, तो उसमें क्या उत्पन्न होने लगती है? दरार उत्पन्न होने लगती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी दरारें होती जाती हैं, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, आपके एक पिक्चर बनी हुई है। ये समुद्र के अंदर एक पहाड़नुमा आकृति है या शैल है। इस शैल के अंदर समुद्री गुफा आपको दिखाई दे रही है। समुद्री गुफा के अंतर्गत देखो, ये लहरें लगातार टकराने से यहाँ पर क्या हो गया, ये पत्थर जो कमज़ोर था शैल का भाग, ये दरार पड़ने से टुकड़े टुकड़े होने लगा है। इसे क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है। देखो यहाँ पर आपके ये जो आपके चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये गुफा आर पार हो गई। पहले तो ये एक शैल थी, इस शैल पर लगातार तरंगें या लहरें टकराने से ये समुद्री गुफा का निर्माण करा, और जब समुद्री गुफा के अंदर केवल छत रह गई और दोनों तरफ से रास्ता बन गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं। लगातार लहरें चलते रहने से ये छतें भी टूट जाती हैं और ये क्या बन जाती है? केवल एक दीवार जैसी और केवल दीवार ही बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्ट्रैक कहते हैं। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? स्ट्रैक एक दीवार जैसा ही दिख रहा है समुद्र के बीचों बीच में। समुद्री जल के ऊपरी भाग ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु भी कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का भी निर्माण करती है। देखो, इसमें आपके द्वारा 5 चीज़ों का अध्ययन किया गया है। समुद्री तरंगों के अंतर्गत आपके द्वारा 5 चीज़ों का अध्ययन किया गया बच्चों। पहले नंबर पर तो आपने समुद्री गुफा पढ़ी। जब स्टार्टिंग के अंदर समुद्र की लहरें शैलों से टकराती हैं तो वो समुद्री गुफा का निर्माण करती हैं। जब यही गुफाएं आर पार हो जाती है तो इसे हमारे द्वारा तटीय मेहराब कहा जाता है, और जब ये इनकी छतें भी गायब हो जाती हैं तो इस दीवार को स्टैक का नाम दिया जाता है, और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु भी कहा जाता है। ये और पुलिन का निर्माण अवसाद को, जो समुद्र के अंदर समुद्री किनारों पर जो अवसाद जमा करा होता है, उसे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। अब हमारे द्वारा हिमनद के कार्यों का अध्ययन किया जा रहा है। हिमनद हिम की नदी को कहते हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर, बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं, पत्थर, ये सब चीज़ें हिमनदी के अंतर्गत आते हैं। पढ़े इसमें क्या दे रखा है? सामने एक पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है।
पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई आपको दिखाई दे रही है, ये हिम की नदी है, मतलब जमी हुई नदी, बर्फ़ की जमी हुई नदी है और नदी का पानी जम जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हिम नदी या हिमनद। पढ़ते हैं बच्चों, इसके अंतर्गत हम